Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ़, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, कि एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो तो उसके लिए एक फार्मूला किस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए आप दो तरह की चीजें कर सकते हैं। एक तो आप होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन चेक कर सकते हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक किया जा सकता है, किसी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक किया जा सकता है। और दूसरा ये कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किस तरह से कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको उस क्वांटिटी के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए। खासकर वो फैक्टर्स पता होना चाहिए जिन फैक्टर्स के ऊपर वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है। मतलब उन फैक्टर्स का आपको इल्म होना चाहिए जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उस फिजिकल क्वांटिटी की। मतलब इस पूरे मेथड की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स on which that physical quantity जिसके लिए आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है डिपेंड्स। अगर आप इन फैक्टर्स को सही तरह से गैस नहीं कर पाएंगे तो आपका जो फॉर्मूला आप ड्राइव करेंगे जो फॉर्मूला वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले उस क्वांटिटी के बारे में इल्म होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी की टाइम पीरियड की, पेंडुलम के टाइम पीरियड की, क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैट्रिक के अंदर। यहाँ पे हम उसी फॉर्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पेंडुलम ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट करेंगे हमारे पास एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम के जो बॉब है इसका मास m है, इसकी लेंथ l है। आप क्या किया, इसको यहां से मूव किया इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट का जो इस वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल है वो थीटा बन जाएगा। अब आपने रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जो कि क्या हमें बताता है कि जब भी आप डिस्प्लेस करेंगे इस पेंडुलम को इसके मीन पोजीशन से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो इस मतलब डिस्प्लेस करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर होना शुरू हो जाएगी। उस लॉ में यही बताता है। तो वो जो फोर्स है वो क्या करेगी, इसको वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो वो जो फोर्स है वो इस तरफ ऑन कर रही होगी। अब यहाँ पे देखिए एक और फोर्स है जो कि इस बॉब को नीचे की तरफ खींच रही है, और वो जो फोर्स है वो है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, और इक्वल है इसके वेट के। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, इसके वेट के, और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वांटिटी के बारे में कुछ चीजें मालूम है कि ये जो आपके पास टाइम पीरियड है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, दूसरा मास के ऊपर, तीसरा थीटा के ऊपर भी हो सकता है, और चौथा ये भी हो सकता है इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। इसका मतलब हमें जो चीजें पता चली वो चार चीजें हैं जिनके ऊपर ये जो क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ इस तरह लिख लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइम को, जिसके लिए आपने क्या करना है, टाइम पीरियड को फॉर्मूला, और आप यहाँ पे इक्वल की बजाय पहले लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और आपके पास ये चीजें डिपेंड कर रही हैं, मतलब टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है m के ऊपर, दूसरा लेंथ के ऊपर, तीसरा थीटा के ऊपर हो सकता है, और चौथा ग्रेविटी के ऊपर। अब हम इन न्यूमरिकल को पावर्स कंसीडर कर लेते हैं, a b c d। अब लाजमी तो ये कि किसी भी कोएफिशिएंट की पावर 1 ही हो, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब हम ये तो जब इसको पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस क्वांटिटी की कौन सी पावर के ऊपर ये जो टाइम है ये डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे आप अगले स्टेप में क्या करें
इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके यहाँ पे इक्वल का साइन ले आए और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा एक कांस्टेंट। ये क्वांटिटीज सेम इसी तरह आ जाएंगी। अभी देखें ये जो आपके पास क्वांटिटीज हैं इनका हम करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी क्वांटिटीज को इनकी डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। टाइम पीरियड बेसिकली टाइम ही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम की डायमेंशन यूज कर देंगे। इसी तरह कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको कांस्टेंट ही लिखेंगे। मास की डायमेंशन m है तो m की पावर a हो जाएगी। इसी तरह लेंथ की डायमेंशन l है, इसकी पावर b हो जाएगी। यहाँ पे आ गया थीटा। थीटा की डायमेंशन सोचिए कभी, थीटा क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह हम आपका जो हर कंफ्यूजन है, हर जो डाउट है उसको क्लियर करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए जब थीटा की बात की जाती है, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे इनका कोई रेसिप्रोकल हो, कोई भी थीटा हो, तो आप बात करते हैं हमेशा ट्रायंगल की। आपको याद होगा आपने एक ट्रायंगल ली थी, उस ट्रायंगल की कुछ साइड्स की मर्ज कर लिया ए बी सी है, तो आप क्या करते थे, किसी भी एक दो साइड्स की रेशियो लेते थे। ए भी लेंथ है, बी भी क्या है, लेंथ है। इसका मतलब ए का यूनिट बी m है, b का यूनिट b m है। इसका मतलब है जो थीटा है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, m/m। अब मास भी, ये मीटर भी लेंथ है, ये मीटर भी क्या है, लेंथ है। तो इसका मतलब है जो थीटा है उसका ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा, m माइनस। तो इसका मतलब है इसकी जो डायमेंशन बन जाएगी लेंथ की पावर -1, और पूरे की पावर c थी तो l की पावर c, l की पावर -c। इस तरह यहाँ पे ग्रेविटी आ गई, तो ग्रेविटी के लिए आपने क्या करना है, ग्रेविटी का आपके पास एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो मैंने आपको कल बताई थी, l t-2 होती हैं, लेकिन पूरे की पावर d भी है ऊपर, तो l की पावर b आ जाएगी और t की पावर -2d हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सारी डायमेंशंस को इकट्ठा कर लेना है एक ही ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कांस्टेंट और m की पावर आ जाएगी a, l की पावर आ जाएगी b प्लस c माइनस c, ये कट जाएंगे प्लस d। इसी तरह टाइम की डायमेंशन आ जाएगी -2d। ठीक है, और यहां से आप क्या करेंगे, t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a है, l की पावर b प्लस d है, इसी तरह टाइम की पावर है -2d। अब जो हमने कल ही टॉपिक पढ़ा था होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, कि एक इक्वेशन उसी वक्त ठीक हो सकती है जब उसकी दोनों साइड्स की डायमेंशन क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन उसी टाइम ठीक होगी जब इस साइड की डायमेंशन इस साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन करने जाएंगे तो यहाँ पे मास की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे पावर 0 है, यहाँ पे a है। इसी तरह इस साइड पे t की डायमेंशन की पावर 1 है और उस साइड पे -2d है। इसी तरह यहाँ पे लेंथ की पावर 0 है और उस साइड पे b प्लस d है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होगी, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो a इक्वल हो जाएगा 0 के, -2d इक्वल हो जाएगा 1 के, और b प्लस d इक्वल हो जाएगा 0 के। b प्लस d इक्वल टू 0, -2d इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू 0 आ गई है। इसी तरह यहाँ से जब हम d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो d की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इसी तरह यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू हो जाएगी -d, और d की वैल्यू हो जाएगी d की वैल्यू है -1/2, तो 1/2। यहाँ से हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, b की भी कर ली और d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमें c की वैल्यू नहीं मिली।
लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सी की वैल्यू जो भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सी में से सी जब माइनस होगा तो हमेशा 0 ही आंसर आएगा। तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेंगे तो इक्वल टू 1 ही आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अभी ये जो वैल्यूज है हम ए बी और डी की वैल्यूज है उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा T इज इक्वल टू कांस्टेंट और m की पावर a है, a की वैल्यू आई 0, l की पावर b है, l की वैल्यू b की वैल्यू है हमारे पास 1/2। अभी मैंने थीटा का बताया कि जब c की आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, तो इसके मतलब से थीटा के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। और इसी तरह जो g है उसकी पावर है d और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -1/2। ठीक है, ये चीज हमने ख्याल रखना है। अब m की पावर 0 की 1 आ जाएगा, ये बार 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा, इसका मतलब दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं। t इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट l की पावर 1/2 g की पावर 1/2। अब ये जो 1/2 ऊपर माइनस था हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस वजह से हम इसको नीचे लेके आए। यहाँ पे देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो 1/2 को हम पावर को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट l/g का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए। अब जो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा था वो था t इज इक्वल टू 2 पाई l/g का अंडर रूट। अब इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को आप देखिए, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे l/g का अंडर रूट है, यहाँ पे भी l/g का अंडर रूट ही है। इसका मतलब है कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा और ये जो वैल्यूज है ये सेम है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमने जो फैक्टर्स गेस किए थे वो फैक्टर्स बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स और भी गेस किए थे, थीटा भी गेस किया था, उसके साथ साथ हमने मास भी गेस किया था, लेकिन ना तो वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है ना ही मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ चीजें, इसका मतलब हम कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी कंसीडर कर लेंगे तो एट द एंड उनका जो पावर है वो 0 आके वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ वही फैक्टर्स बाकी बचेंगे जिनके ऊपर वो जो क्वांटिटी है वो रियली डिपेंड करती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर कर ले, अज्यूम कर ले, तो आपके पास एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा और आपके जो करेक्टनेस है, जो आपकी सक्सेस है उस मेथड की वो ज्यादा से ज्यादा होगी। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फैक्टर्स गैस करें और गैस करने के बाद उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करके अगर उसका कोई ओरिजिनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ कंपेयर करके देखें, इंशाल्लाह आप उसको अच्छी तरह ड्राइव कर पाएंगे। ये जो टॉपिक था ये यहीं तक था और डायमेंशनल एनालिसिस का जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा, अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। हम आपका वो जो मसला है, वो कंफ्यूजन है, वो जो डाउट है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।